स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर जो है क्या कब कहाँ और कैसे, ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इतिहास हमारे बुक जो हमारे अतीत का ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, और इसमें हम लोग जो है यह जो हमारा जो टॉपिक है इसमें व्हाट, व्हेन, हाउ एंड ठीक है वेयर। तो नाम से ही बच्चों आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें हम लोग को क्या पता लगाना है कि कोई चीज़ कोई घटना क्या हो, क्या थी, कब हुई, है ना, कहाँ हुई, कैसे हुई। मतलब ये सारे आपको क्वेश्चनर जैसे हैं जो हम पूछते हैं क्या, कब, कहाँ और कैसे, है ना। तो मान ली कुछ इवेंट होता है तो वी ईगर टू नो, है ना, कि ये कब और कहाँ हुआ था। और ये जानने के लिए कि आप देखोगे कि हमें कल क्या हुआ था, तो हम लोग क्या है कल की घटना के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग है ना टीवी में पढ़ सकते हैं। और जो है जो है कहीं भी आप टेलीविजन देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हैं। तो ये हम लोग जो है जैसे आजकल की न्यूज़, आजकल के बारे में अगर आपको जानना हो तो हम ऐसा करके जो है वो पता लगा सकते हैं। ठीक है, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। और फिर जैसे कि लास्ट पिछले साल क्या हुआ था, तो हम लोग किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत समय पहले, है ना, काफी मतलब आफ्टर बिफोर लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो, ये मतलब उस समय क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। तो दैट इज द अतीत, है ना। अतीत जिसको हम कहते हैं पास्ट, वह चीज जो बीत गया है ना। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में बच्चों हम बहुत कुछ जान सकते हैं, है ना। पास्ट में लाखों साल पहले लोग क्या खाते थे, क्या कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह घरों में रहते थे। ठीक है, तो ये सब हम लोग जान सकते हैं। उस जमाने में जो रहने वाले आखेटक, है ना, आखेटक शिकार जो होते हैं ना, शिकार करने वाले जो शिकार करते हैं ना जानवरों का, उसको आखेटक कहते हैं। पशुपालक जो पशु पालते हैं, कृषक जो किसान है ना खेती करते हैं, शासक जो शासन करते हैं, रूलर्स राजा, है ना, जो राज करते हैं उसको शासक भी कहते हैं। व्यापारी जो व्यापार करने वाले, पुरोहित जो है वो क्या पूजा पाठ कराने वाले होते हैं ना, उसको पुरोहित कहते हैं। शिल्पकार होते हैं जो मूर्ति भवन, है ना, ये सब जो बनाने वाले हैं ना मन के, और जो गहने आभूषण और बनाते हैं उसको शिल्पकार कहते हैं। कलाकार हो गए जो चित्रकार हो गए, ठीक है, पेंटिंग करने वाले, ये संगीतकार, ये वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों का वो आविष्कार करते हैं। तो ये सारे कुछ हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, पिछले जो है हजारों लाखों साल पहले ये लोग क्या करते थे। फिर हम बच्चों के बारे में जान सकते हैं, बच्चे क्या खेलते थे, कौन सी कहानी सुनते थे। ठीक है, और ये क्या क्या करते थे, ये सब भी हम लोग सब जान सकते हैं। मतलब अतीत के बारे में हम एवरीथिंग वी कैन नो अबाउट दैट। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं बच्चों की आज से लाखों साल पहले है ना की बात करें। फिर हम लोग धीरे धीरे क्रमिक जो है वह पास आते जाएंगे कि फिर धीरे कैसे जो है विकास हुआ। तो पहले की बात हम कर ले, जब मनुष्य क्या था, आदि मानव था, है ना। एट दैट पीरियड व्हेन जो मन क्या उसको जो कहते हैं ना अर्ली मैन, जो अर्ली मैन जो उसमें क्या करते थे। नहीं, तो ये अर्ली मैन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। अर्ली मैन जिसको हम लोग कहते हैं ना आदि मानव। ठीक है, तो ये आप देखोगे मानचित्र 2 में हम लोग चलते हैं, इससे आपको थोड़ा पता चलेगा कि मानचित्र जो है सेकंड में क्या है। इसमें आपको थोड़ा बता दूं, आप लोग यहाँ पे नर्मदा नदी को देख लो। ठीक है, यहाँ पे जो है ये दिस इज द नर्मदा रिवर। ठीक है, दिख रहा है सब लोग को, ये है नर्मदा रिवर। तो बच्चों यहाँ पर जो नर्मदा रिवर है ना, यहीं पर आज से लाखों साल पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे, है ना। ऐसा अनुमान मिला है कि कई लाख बिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर जो पीपल यहाँ पर जो है रिवर तट के पास रहते थे। और जो यहाँ पे रहने वाले जो प्राइमेटिव मैन थे, है ना, अर्ली मैन, इनमें से क्या थे, ये लोग जो है बहुत अच्छे कुशल संग्राहक। संग्राहक मन होता है क्या, जो गैदरर्स, जो किसी चीज को जमा करते हैं ना, इकट्ठा करते हैं, जमा करने वाला। जमा करने वाला तो उसमें वो क्या जमा करते थे, तो खाने पीने की चीजें, है ना, जो फल हो गया, फल फूल जो है, जो भी चीज खाने वाला मिलता था, कंद मूल, ठीक है, जो भी जंगल से मिलता था ना, उन सब चीजों को वो लोग जमा कर लेते थे। ठीक है, और जमा करके रख लेते थे। तो चूंकि वे जमा करते चलते थे, इसलिए वो कहलाते थे संग्राहक। संग्राहक मतलब होता है जो चीज को संग्रह करना, जमा करना। तो चूंकि ये लोग हमें जंगल में रहते थे और आसपास के जंगलों की विशाल संपदा, मतलब विशाल संपदा मतलब वहाँ पे जो जंगल में बहुत तरह की चीजें पाई जाती है ना। बहुत पेड़ पौधे घने वन होते हैं, उस घने वन से बहुत तरह की चीजें जो है वह पाई जाती है। तो वो सब जानते थे कि कहाँ पे कौन सी चीज मिलती है, कहाँ कौन फल है, फूल है, कंदमूल है, जड़ है। और इस प्रकार जो है वो लोग जो है क्या करते थे, वहाँ शहद,
सब कुछ वो जो है जो भी मिलता था खाने पीने की चीज़ों को वो संग्रह किया करते थे। इसके अलावा वे जानवरों का आखिर शिकार भी करते थे ना, शिकार मतलब शिकार जानवरों को मार करके खाना। फिर और चलो आगे, तो ये हो गए लाखों साल पहले की बात। फिर अब हम और थोड़ा सा नजदीक आए, तो अब बात हम कर रहे हैं कब की, आज से 8,000 साल, है ना। पहले लाखों की बात हो गई, अब जो है हजार, है ना, 8,000 साल पहले, है मतलब 8,000 जो है साल पहले बीसी की बात है। तो वर्ष पूर्व, आज से जो है उस समय लोग क्या करते थे, तो आज से 18,000 पहले। तो देखो, आप देखो यहाँ पे जो आपको एक और चीज हम दिखाएं, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ दिख रही है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, ठीक है, जो काबुल के पास है। तो यहाँ पे भी कुछ स्थान मिला है जहाँ पर सबसे पहले जो स्त्री पुरुष थे ना, आदमी औरत लोग, ये लोग यहाँ पे क्या किया, उन्होंने गेहूं तथा जौ उगाना शुरू किया। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, जो फर्स्ट जो था ना फसल, वो था तुम्हारा वीट एंड बार्ली, है ना, जौ जिसको कहते हैं, बार्ली। तो ये सबसे पहला जो है उपज था जिसको मनुष्य ने प्रकृति में उगाना शुरू किया था। और इसके साथ ही वे लोग भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशु को पालने भी लगे थे। और ये लोग कहाँ रहते थे, गांव में। तो ये समय लोग रहने वाले जो थे वो विलेज में रहने लगे थे, गांव में बना के वहीं पर रहते थे, खेती करते थे, और जो उपज बीट बार्ली उगाते थे, पशु पालते थे और गांव में रहते थे। ठीक है, तो ये हो गई 8,000 साल पहले की बात। अब हम लोग और चले कहाँ पे, तो उत्तर पूर्व में चलो। देखो ये है ना नॉर्थ ईस्ट में गारो पहाड़ियाँ, दिख रहा हो बेटा। तो ये गारो पहाड़ियाँ हैं, और मध्य भारत में आप देखोगे विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये सब ये प्लेस है ना। इस पहाड़ियों में भी आप प्लेस को देख लीजिए। और ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे पहले जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, और सबसे पहले यहाँ पे चावल, राइस उगाया गया। ठीक है, तो राइस का ये प्लेस है, याद रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले मानव ने चावल उगाना शुरू किया। ठीक है, तो गेहूं, चावल और बाजरा, ये ज्वार जो हम लोग देख रहे हैं। अब आप देखो एक और चीज पता लगा, मानचित्र पर सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी को भी देख लो। सिंधु नदी में क्या हुआ था, ये है इंडस रिवर, ये है सिंधु नदी। ठीक है, और इसकी 5 सहायक नदियां हैं। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास नदी, ये इसका सिंधु और इसकी सहायक नदियां हैं। तो क्या हुआ था, इन नदियों के पास पास आज से लगभग, देखो कितना साल पहले की बात हो रही है, आज से लगभग जो है 4700, मतलब 4,700 वर्ष पहले की बात है। तो यहाँ पे नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर, है ना, सिटीज का डेवलपमेंट हुआ, गांव नहीं, सिटीज, नगर। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये नगर जो थे, और इसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे भी। आपका ये 4th चैप्टर है हड़प्पा नगर, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में ना विस्तार से। इसके बाद आप देखोगे गंगा और सहायक नदियों, गंगा देख लो, गंगा नदी कहाँ है, गंगा नदी को भी यू हैव देख ली मैप में। तो ये है आपका गंगा नदी, दिस इज द गंगा रिवर। ओके, तो ये गंगा नदी है, यमुना नदी है, और आप देखो बहुत सी गंगा नदियाँ जो है काफी लंबी नदी है, या हिमालय से निकलती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है, और फिर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो इस नदी के किनारे भी देखो क्या हुआ था, आज से लगभग, हाँ, बहुत ये तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ था, लगभग 2500 वर्ष पहले। तो ये हो गया कुछ जो है प्रमुख जो डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और आगे के नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इस सब के बारे में अलग से विस्तार से चैप्टर में पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो गंगा तथा इसकी सहायक नदी जो सोन है, ठीक है, इसके आस तक, है ना, इसके साउथ में जो आसपास के क्षेत्र जो है ना, प्राचीन काल में यहाँ पे मगध, जो आज हम बिहार से कहते हैं, मतलब बहुत बड़ा जो है मगध साम्राज्य का डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, और इनके जो रूलर्स हुए थे ना, शासक राजा, ये बहुत पावरफुल थे, और उन्होंने यहाँ पे मगध में विशाल राज स्थापित किया था। और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज की स्थापना की गई थी। तो जो है मगध के बारे में भी हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, विस्तार से। तो आप देखो ये तो हो गई जो हम लोग आगे के कुछ प्रमुख जो है धीरे धीरे कैसे डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, जो हमने टाइम भी देख लिया कि कब हुआ था, और इसके बारे में क्या क्या जो है आगे के चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि इस समय लोग क्या करते थे और कैसे इन्होंने अपना विस्तार किया। तो ये जो है आप लोग देखोगे जो विस्तार हुआ था, है ना, तो पहले क्या होता था, जो लोग जो होते थे ना, हजारों साल पहले, लोगों ने सदैव, इनकी अंदर क्यूरियोसिटी थी कि वहाँ क्या मिलता है ना, कहाँ पे क्या चीज़ पाई जाती है। तो अक्सर लोग जो है जानने की इच्छा में क्या करते थे, जो उपमहाद्वीप के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वो हमेशा ट्रैवल करते थे। तो ट्रैवलिंग करना मतलब बहुत ही, मतलब उनका एक प्रमुख काम होता था, घूमना, और जो है वो जाके पता लगाते थे।
तो कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत है ना, पहाड़ियों में, रेगिस्तान में, नदी में, ठीक है, समुद्र के कारण ये यात्रा भले ही बहुत डेंजरस होती थी, फिर भी ये लोग जो है यात्रा उनके लिए पॉसिबल, ऐसा नहीं था कि इम्पॉसिबल है। तो भले ही वह यात्रा बहुत ही ज़्यादा कष्ट डेंजरस होता था, बहुत मुश्किलों भरा होता था, फिर भी लोग जो है यात्रा किया करते थे। और यात्रा करने के बहुत सारे कारण भी थे, है ना। लोग काम की तलाश में यात्रा करते थे, है ना। कभी कभी प्राकृतिक आपदा मतलब होता है ना कि जब मान ले कभी बाढ़ आ गया, है ना। हाँ, प्राकृतिक आपदा हो गया ना, बाढ़ आ गया, मान ले कहीं सूखा पड़ गया, ठीक है, कहीं भूकंप आ गया, तो क्या होगा, लोग वहां से क्या करेंगे, जाना पड़ेगा ना, भूस्खलन हो गया, तो वहां से लोग को क्या करना पड़ता था, जाना पड़ता था दूसरे स्थान पे, है ना, रहने के लिए। कभी कभी जो है सेनाएं जो होती थी, राजा एक दूसरे से विजय प्राप्त कर लेती थी, तो इसके लिए भी जो है वहां पे लोग जाते थे। तो इसके अलावा जो है और भी लोग यात्रा करते थे, जैसे व्यापारी, है ना। व्यापारी के अक्सर काफिलों में, काफिला मतलब होता था झुंड में, ठीक है, ये अपने जहाजों में अपने साथ बहुत से व्यापारी जो है बहुत मूल्यवान वस्तुएं, है ना, लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे व्यापार करने के लिए, है ना, बेचने के लिए, ठीक है। तो सामान व्यापारी जो होते थे ना, सामानों का बेचना खरीदना इनका काम होता था, तो ये भी यात्रा करते थे। फिर और होते थे स्पिरिचुअल जो, है ना, जो गुरु लोग होते हैं, है ना, धार्मिक लोग जो पुरुष, जो लोग शिक्षा देना, सलाह देने के लिए भी ये लोग एक गांव से दूसरे गांव में और, है ना, दूसरे कस्बे में जाया करते थे। तो ये लोग को जो है अच्छी अच्छी बात बताना, धार्मिक शिक्षा देना, ठीक है, धर्म के बारे में जो है नई रोचक बातें बताते थे। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग जो थे जो एडवेंचरस थे, और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी में भी जो दूसरी जगह पे यात्रा किया करते थे, और इस क्रम में वो नए नए देशों की खोज भी करते थे। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग यात्रा करते थे, और इन सभी यात्राओं की वजह से क्या होता था बच्चों, कि यात्रा करने का सबसे एक प्रमुख जो लाभ होता था, कि लोग जहाँ जाते थे ना, वहाँ पे इन से विचारों को जानने का उनको अवसर मिला, ठीक है। और वहाँ पे जाते थे नई जगह पे, तो वहाँ पे लोग कैसे हैं, उनके बारे में, खान पान, रहन सहन, ठीक है, उनके विचारों को भी वो लोग समझते थे, और आदान प्रदान होता था। तो ये उस समय जाने यात्रा करने का कारण हुआ करता। आज भी लोग यात्रा करते हैं, ठीक है, आज भी यात्रा करने के बहुत तरह के कारण होते हैं, ठीक है। यात्रा करने के बाद लोग अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे रोजगार के लिए, ठीक है, भी यात्रा किया करते हैं। चलो फिर और आगे चले हम लोग। अब एक बार फिर से माचित एक को आप देखेंगे, ठीक है, मतलब कि आप देखोगे पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र। जैसे भारत की हम बात कर ले, हमारे देश में पहाड़ियाँ, पर्वत और जो समुद्र है ना, ये उस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते थे। तो हालांकि लोगों को इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, ठीक है, फिर भी लोगों ने क्या किया, कि उन्होंने ऐसा किया। और ये लोग, है ना, हर जगह यात्रा करके जो है बाहर गए और वहाँ पर बस गए। कई लोग दूसरी जगह पे गए, वहाँ पे क्या हुआ, वो लोग बस गए। तो इस आवागमन से हमारी प्राकृतिक संपदाओं को क्या हुआ, समृद्ध किया, है ना? जो वहाँ से वो जाते थे, अच्छी चीज को लाते थे, और कई सौ वर्षों तक लोग पत्थर को तराशना, संगीत रचना, और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में भी लोगों ने एक दूसरे विचारों को अपनाया। और इस प्रकार आप देखोगे आज हर देश में हर तरह की चीज़ें जो है लोग, हम लोग जो खाते पीते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आपको पता ना हो, पर है ना, कि यहाँ नहीं होता हो, वो बाहर से विदेशों से आई। जैसे आप देखोगे ना, जैसे आलू, प्याज, मिर्च, ये सब हमारे देश की नहीं, यही विदेशी फसल है ना, चाय है, कॉफ़ी है ना, ये सब भी बाहर से, विदेश से ये जो फसल जो है आया है। और आज तो आप बहुत सारी चीज़ें खाते हो, है ना, बर्गर, पास्ता, मैगी, ये सब हमारे भारतीय फूड नहीं है ना, ये सब विदेशी फूड है जो बाहर से आज हम लोगों ने अपना लिया उसको। तो क्या करते हैं, हम लोग अपना लेते हैं ना किसी भी चीज़, अच्छी चीज़ को। चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वो है क्या है, देश के नाम, है देश के नाम। तो यहाँ पर जो है हम बात करेंगे अपने देश के नाम के बारे में, कि किस प्रकार हमारे देश का जो नाम है ना, जैसे इंडिया कहते हैं हम इंग्लिश में, और भारत कहते हैं हिंदी में। तो आखिर ये शब्द कैसे पड़ा है ना, भारत का। तो बच्चों, इंडिया जो शब्द है वो निकला है किससे, इंडस, ठीक है, इंडस, जिसको हिंदी में हम, संस्कृत में सिंधु कहता है। और ये जो इंडस जो होते थे ना, ये जो आप देखोगे ईरान और ईरानी जो होते थे, ये लोग पहले जो 22 लगभग हमारे देश में 2500 वर्ष पहले ये उत्तर पश्चिम की ओर से जो आए थे, है ना, ईरानी और ईरानी, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी आपको। इन लोगों ने क्या किया, इंडस रिवर को पार किया। देखो हम मैप में देख ले, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरे दिस इज मैप। हाँ, ये जो है ना, ईरानी लोग इधर से आए थे,
हाँ, ईरानी ईरानी लोग यहाँ पे आए थे, और इन लोगों ने ये जो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी को पार किया। तो इस इन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा, इन्होंने सिंधु नदी को ये लोग क्या कहते थे, इंडस। ठीक है, तो इंडस को, और हिंदी में इसी को सिंधु कहा गया है, संस्कृत में सिंधु। तो इस वजह से जो है यह जो है इंडस जो है, हाँ, इंडस चूंकि इन्होंने कहा था, इसलिए जो है इसका नाम पड़ गया क्या, इन्हीं लोगों ने नाम दिया इससे, ईरानी ने सिंधु को हिंदूस अथवा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में जो स्थित हुई प्रदेश को इंडिया कहा उन्होंने। और इस प्रकार धीरे जो है बाद में इसको इंडिया कहा जाने लगा। साथ ही भरत नाम का इस्तेमाल जो हुआ आया है, यह कहाँ से आया है, क्योंकि आज भरत नाम उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग जो है ना, इसका जो है भरत का इस्तेमाल करते थे अपने देश भारतवर्ष के लिए। तो ये जो शब्द आया भरत, ये संस्कृत की आरंभिक जो थी ना ऋग्वेद, है ना, 2500 वर्ष पुराना जो ऋग्वेद लिखा गया था, उसमें जो है इसका प्रयोग होता था भारतवर्ष का। तो भरत जो है वो इसकी भी कहानी है, जो शकुंतला और दुष्यंत जो थे राजा, उसका जो पुत्र थे भरत, ठीक है, उसके नाम पर जो है ये भरत नाम जो है भारतवर्ष को दिया गया। तो ये हमारा प्रमुख दो देश, दो नाम है, इंडिया और भारत। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, अतीत के बारे में हम कैसे जाने, है ना। जैसे हम लोग हमने बताया कि हम लोग अतीत के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, यहाँ से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले क्या हुआ था। तो आखिर ये जानते कैसे हैं, तो जानने के लिए कुछ तो साधन होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो वो जो स्रोत है, जो सोर्स है ना, वो सोर्स के बारे में आप पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता लगाया, है ना, प्राचीन काल के बारे में। तो इनमें से एक तरीका क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढते हैं कि उस जमाने में क्या लिखा गया। तो ऐसे बहुत सारी पुस्तकें मिली हैं जो पास्ट में हजारों साल पहले जो लिखा गया। तो ये चूंकि ये पुस्तकें जो मिली है, पता है ये पुस्तकें कैसे लिखी गई, तो ये पुस्तकें हाथ से लिखी हुई, और हाथ से लिखी होने के कारण इसको क्या कहा गया, पांडुलिपि। तो अंग्रेजी में पांडुलिपि को जो है क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। और ये मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है ना, ये लैटिन शब्द याद रखिए कि मेनू से आया है। इसका अर्थ होता है हाथ से निकला। तो चूंकि ये हाथ से लिखी जाती थी, इसलिए इसको नाम क्या पड़ गया, मैन्युस्क्रिप्ट। और ये लिखने के लिए वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, तो प्राय ये पांडुलिपियाँ जो लिखी गई ना थी, वो तार के पत्र तथा हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो भोज नामक पेड़ होता है ना, उसकी छाल जो बार्क होती है ना, उसको वो तैयार करते थे, बड़ा सा भोज पत्र, और उसी पे वो लिखते थे। जैसे आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा, अ, दिख रहा होगा कि यहाँ पे आप दिख रहा है ना ये, हाँ, ये पांडुलिपि का एक चित्र है। इसमें आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, इस वजह से हाथ से लिखा गया है। तो ये पांडुलिपि जो मिली है ना, ये 1000 साल पहले जो है वह लिखा गया है किताब बनाने के लिए। देखो तार के पत्तों से आप देख सकते हैं, यही लिखा गया है। और वो लोग अलग हिस्से में उन तार के पत्तों पे लिखते थे, फिर उसको बाद में बांध देते थे, ठीक है, किनारे से बांध दिया, और इस प्रकार जो है ये पांडुलिपि तैयार हो जाती थी। हाँ, तो आज बहुत सी पांडुलिपियाँ लिखी गई अतीत में, और बाद में धीरे कई वर्षों में तो कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, और कुछ तो नष्ट कर दी, है ना। फिर भी आज की पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है, जो मिली है, जो रखी गई, जो सुरक्षित है। और ये पांडुलिपियाँ अक्सर कहाँ पाई गई, मंदिरों और बिहारों में, है, क्योंकि बना करके जो मंदिर और बिहार जो होते थे ना, वही सबसे सुरक्षित जगह हुआ करती थी। तो अक्सर पांडुलिपि वहीं पर जो है रख देते थे। तो बहुत सी पांडुलिपियाँ मिली भी है। तो ये पांडुलिपि में बताए क्या लिखी जाती थी, ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें लिखी जाती थी, जैसे धार्मिक मूल्य मान्यताओं के बारे में, रीति रिवाज, पूजा परंपरा, पाठ, ठीक है, राजाओं के जीवन के बारे में, औषधि मतलब दवाइयों के बारे में, विज्ञान के बारे में, ठीक है, कई प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, रचना, कविताएं, नाटक, है ना, आप इस जितने भी आप देखोगे, जो आपने महाकाव्य जो हमारे है ना, रामायण महाभारत, ये सब जो है इसको भी पांडुलिपि में लिखा गया है। कविताएं, नाटक, जो भी आप देखो पढ़ोगे आप अगले चैप्टर्स में, अब बहुत सारे आप इसके नाम भी पढ़ाऊंगी मैं। तो ये सब भी जो मिले हैं, सब पांडुलिपि के रूप में लिखे गए। और इनमें से बहुत से जो भी मिले हैं ना, संस्कृत भाषा में मिला है, और कुछ प्राकृतिक भाषा में मिले हैं, तमिल भाषा में मिले हैं। तो प्राकृतिक भाषा और जो संस्कृत भाषा, यहाँ पे दो चीज़ आप समझ लेंगे। जो हमारी संस्कृत भाषा है ना, जो उस समय मिले थे, ये संस्कृत भाषा जो थी वह बहुत ही विद्वानों की भाषा थी, और जो पढ़े लिखे लोग जो होते थे वो ये। और जो प्राकृतिक भाषा होती थी वो बोलचाल की भाषा थी, है ना, जो आम लोग बात किया करते थे। तो ऐसी भाषाओं में जो है पांडुलिपियाँ मिली है। तो पहला हो गया पांडुलिपि। और दूसरा जो स्रोत है वो क्या है, अभिलेख, है ना। इस अभिलेख को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस।
तो ये अभिलेख जो है, ये भी जो है हमारे गीत में जानने का अच्छा स्रोत है। और अभिलेख जो लिखे जाते थे ना, वो ऐसे लेख होते थे जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर, जो कठोर मान एक हार्ड सा सरफेस है, चाहे वो धातु का हो सकता था, पत्थर का हो सकता था, ठीक है, या ये पत्थर है ना, तो वहाँ चाहे दीवारों पे कहीं भी हार्ड सरफेस होना चाहिए, और उस सरफेस पे वो उत्कीर्ण करके, है ना, खुदे हुए, खोद खोद करके वो लिखते थे। तो ऐसे बहुत सारे अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं हजारों साल पहले, है ना, ऐसे अभिलेख काफी प्रचलित थे। और अक्सर ये अभिलेख जो है कौन खुदवाते थे? राजा लोग, है ना, देखो शासक तथा अन्य लोग जो होते थे, अपने आदेश आदेश जो भी आदेश होता था या जो कुछ नियम कानून होते थे, इसी तरह उत्कीर्ण करवाते थे। उत्कीर्ण करना मतलब खोद खोद के लिखना, ठीक है। तो और ये जो अभिलेख खुदवा करके उसको जो है बीच में रास्ते में कहीं भी लगा दिया रख दी जाती थी, ताकि लोग उन्हें पढ़े देखे पढ़े और उनका पालन करें। तो ऐसे अभिलेख मिले हैं जिसमें कुछ राजा रानियों ने, स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों का विवरण भी किया है, ठीक है, अपनी उपलब्धियों के बारे में भी, है ना, बखान किया है, ठीक है। तो ऐसे अक्सर राजा लोग अपनी लड़ाइयाँ जो जीतते थे ना, उसकी विजय का वो लोग जो है उसके बारे में खुदवाया करते थे ना अभिलेखों पर। जैसे आप देखोगे इसमें दिया हुआ है एक अभिलेख जो है ना, ये चित्र दिए है ना, ये जो चित्र में है ये किसके बारे में है? लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख है ना, कहाँ मिला है? वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। और ये जो अभिलेख मिला है ना, किसका है? आप देखोगे अशोक, अशोक नामक शासक, अशोक के बारे में भी पढ़ाऊंगी मैं आगे के चैप्टर में। उसके आदेश पर यह लिखवाया, उत्कीर्ण करवाया गया था। इसके विषय में अध्याय 8 में पढ़ेंगे बस, सम्राट अशोक के बारे में। तो जब तक हम किसी लिपि का उपयोग करते हैं, तो ये लिपि आप देखोगे अक्षरों अथवा संस्कृतों से बनी हुई है, ठीक है। जब हम बोलते हैं या लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसी भाषा का प्रयोग हम करते हैं। तो अब यहाँ पे जो लेख लिखा है ना, यह यूनानी तथा अरमाइक नामक दो भिन्न भाषाओं में लिखा गया है ना, दो भाषाओं का इस्तेमाल करके ये लिखे गए, ठीक है। तो ये है आपका अभिलेख, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या हम लोग अतीत के बारे में जो है इस्तेमाल करते हैं जानने के लिए। तो अब हम देखिए इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं भी अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। एक तो पहला हो गया पांडुलिपि, दूसरा हो गया अभिलेख। इसके अलावा भी हम लोग जो है और कुछ भी जानकारी इकट्ठा करते हैं, जो अतीत में प्राच है ना, पुराने समय में लोग इस्तेमाल जिन वस्तुओं का करते थे, उसकी खोज करते हैं, ठीक है। तो ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है, ठीक है। जो वस्तुएं, है ना, आज हजारों साल पहले, लाखों साल पहले जो मनुष्य इस्तेमाल करता था, उन चीज़ों को, है ना, खोजते हैं लोग, है ना, खुदाई करते हैं और को जमीन के अंदर से खुदाई करके निकालते हैं, फिर उसके बारे में वो लोग अध्ययन करते हैं। तो ऐसे खुदाई से प्राप्त वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? पुरातत्वविद, ठीक है। इसको हम आर्कियोलॉजिस्ट भी इंग्लिश में कहते हैं, है ना, पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट, जो वस्तुओं का अध्ययन करते हैं और जो जमीन के अंदर से खुदाई से निकाल करके। तो वो कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन करते हैं? देखो, जो पुरातत्वविद होते हैं ना, वो पत्थर ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र, डायग्राम, मूर्तियाँ, ठीक है, इसको निकालते उसका अध्ययन करते हैं। इसके अलावा औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, ठीक है, जो कुछ भी खुदाई से मिलता है उन सब का इस्तेमाल करते हैं। तथा सिक्कों की प्राप्ति, है ना, सब कुछ जो भी मिला छानबीन करते हैं, खुदाई करते हैं। तो इनमें से बहुत सी चीज़ें मिली है, पत्थर की, पक्की मिट्टी की, कुछ धातु की बनी हुई है। और ज़्यादातर ये जो मिले हैं ना, बहुत सारी धातु और पक्की मिट्टी की, ये तो कभी नष्ट होते नहीं है, इसीलिए जो है ये आपको आराम से, बहुत ही आसानी से जो है वह दबा रह गया, और बाद में इसको निकाल करके पुरातत्वविद ने इनका अध्ययन किया। जैसे कि आपको डायग्राम जो दिख रहा, चित्र में दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है, लेफ्ट साइड देखेंगे, ये प्राचीन नगर में एक मिला है ऐसा खुदाई से, है ना, मिला बर्तन, जो मिट्टी का बर्तन है। इसका इस्तेमाल आज से 4700 पहले लोग करते थे। दाएं में एक और पुराना चांदी का सिक्का मिला है, और इस प्रकार जो लोग 2500 वर्ष पहले इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो ऐसे सिक्का जो है खुदाई से मिले हैं, और इस सब चीज़ों का अध्ययन वो पुरातत्वविद लोग करके पता लगाते हैं कि प्राचीन काल में लोग क्या क्या इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा और क्या करते हैं वो लोग पुरातत्व? देखो, जानवरों का, चिड़ियों का, मछलियों की हड्डी भी ढूंढते हैं, और यह कोशिश कर जानने में मदद मिलती है उन्हें कि पहले लोग क्या खाते थे, ठीक है। तो चूंकि बहुत सारी चीज़ें तो बहुत मुश्किल से बच पाते होंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिल भी जाती है, जैसे अन्न के दाने, है, जले हुए लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, भी जले हुए में बचे रहते हैं।
तो इससे भी बहुत उनको जानकारियाँ मिलती थी कि वो लोग क्या क्या खाते थे। तो अभी तक हमने देखा, देखो पांडुलिपि देखा, अभिलेख देखा और पुरातत्व से प्राप्त जानकारी, ठीक है। ये सब चीज़ों के लिए जो इतिहासकार जो होते, जो इतिहास लिखते हैं, ये प्रायः किसका इस्तेमाल करते हैं? स्रोत, है ना, सोर्स। सोर्स मतलब होता है जहाँ से उनको जानकारी मिलती है। और ये इतिहासकार वो होते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं और बाद में इन्हीं स्रोतों के आधार पे जो अतीत का अध्ययन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इतिहासकार, है ना, हिस्टोरियन कहते हैं। और इसी की वजह से जो अगर हमें स्रोत मिलता है इतिहासकारों को, तो अतीत के बारे में जानना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि इन्हीं सोर्स की सहायता से वे अतीत को, पास्ट का क्या करते, कंस्ट्रक्शन करते जाते हैं, ठीक है। और इतिहासकार और पुरातत्व क्या होते हैं? जासूस की तरह ही है, तो है, जो इन स्रोतों का इस्तेमाल करके वो प्राचीन काल के बारे में, पास्ट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो वह हर चीज को इस पे निरीक्षण करके पता लगाते हैं। फिर अतीत एक, यानी हम बात करेंगे अतीत तो क्या होता है कि बहुत, हम हमेशा इसलिए करते हैं क्योंकि अतीत के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे अतीत के बारे में, है ना, अलग अलग समूह के लिए अलग मायने थे। जैसे उदाहरण के लिए पशुपालक हो गया, कृषक का जीवन, राजाओं के जीवन, ये सब चीजें जो है आप देखोगे इनका जीवन बहुत अलग अलग होता था। पशुपालकों का अलग होता था, राजाओं का अलग होता था, व्यापारी के अलग होते थे और शिल्पकारों के अलग होते थे। और ये लोग अलग देश के अलग हिस्सों में रहते थे, अलग अलग व्यवहार से थे, इनके रीति रिवाज पालन करते थे और सबके अपने अपने जीने का तरीका हुआ करता था। उदाहरण के लिए आज देखो कि अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल संग्रह करके करते थे। तो इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग, जो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने खुद उपज करते हैं, जैसे किसान लोग। जबकि शहर में रहने वाले लोग क्या करते हैं, वे अपने खाद्य आपूर्ति के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? व्यक्तियों पर, दूसरों पर, ठीक है। किसानों से उनको फसल मिलती है। तो इस तरह का भेद अतीत में भी ऐसे ही था। डिफरेंसेस पास्ट में भी ऐसे ही लोग जो है, तरह तरह के लोग काम करने वाले होते थे और सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हुआ करते थे, है ना, हर चीज़ के लिए। इसके अलावा एक और तरह का डिफरेंस मिलता है क्या, कि राजा लोग जो होते थे, शासक लोग, है ना, जो राजा लोग, वे तो अपनी चीज़ों के बारे में सब बड़ा रिकॉर्ड रखते थे, है ना। पूरा तस्वीर खुद बनवा लिखवा लिया, या इंस्क्रिप्शन में वो अपनी उपलब्धि के बारे में लिखवाया करते थे। इसीलिए हम लोग राजाओं के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं कि इस राजा ने कब युद्ध किया, कब शासन किया, ठीक है। उसके बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं। बट जो शिकारी होते थे, जो मछुआरे होते थे, जो संग्राहक होते थे, कृषक, पशुपालक, जो ऐसे आम लोग, गरीब लोग होते थे, ये अपने कार्यों का कोई रिकॉर्ड तो रखते नहीं थे, है ना, तो इनके पास तो कुछ होता नहीं था। तो इसीलिए पुरातत्व जो है ना, इनके बारे में हमें बहुत कुछ जो है ज़्यादा जानकारी तो मिलती नहीं है। इसी पुरातत्व की सहायता से ही हम इसके बारे में जान पाते हैं, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है तिथियों का मतलब, है ना, डेट्स। जो इतिहास में डेट्स का निर्धारण कैसे होता है ना, डेट मतलब तिथि, तारीख, है ना, कैसे तारीख को निर्धारित किया गया। तो आप तिथि के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे बच्चों, कि आप देखोगे तिथि के विषय में कोई पूछे तो हम लोग कहेंगे जैसे 2000 साल अभी मान ली चल रहा है, 2005 अभी कितना 20 चल रहा है, तो हम जो कहेंगे हाँ 2020 अभी चल रहा है ना, इस ईयर। तो ये वर्ष की जो गणना जो की गई, इसको क्या किया गया, इसका एक जो है ना, इतिहासकारों ने इसको एक पैमाना माना, स्केल, ठीक है, कि क्या कब से निर्धारित किया जाएगा, समय का निर्धारण कैसे किया जाए, तारीख का। तो इसके लिए ईसा मसीह जो थे ना, जीसस क्राइस्ट, ठीक है, जीसस क्राइस्ट, इनको जो है जन्म को, इनकी जो बर्थ डेट है ना, बर्थ डेट को ही एक जो है स्केल मान लिया गया, ठीक है। और वो माना गया क्या, जीरो, ठीक, मतलब जीरो, शून्य वर्ष को मान लिया गया है कि ये ईसा मसीह का जो है, या क्या है, जन्म ईयर, तिथि है, ईयर है, इस साल। तो मतलब यहाँ पे जीरो वर्ष में ईसा मसीह का जन्म हुआ। अब इसके पहले जो घटनाएं घटी, ठीक है, तो इसके लिए क्या निकाला गया, बीसी, ठीक है, बीसी, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को क्या कहा गया, बीसी कहा गया। और ईसा मसीह के जन्म के बाद, ठीक है, की घटना को क्या किया गया, एडी, एनो डेमोनी, ठीक है, डोमिनी कहते हैं, एनो डोमिनी। तो ये है बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और एडी मतलब एनो डोमिनी, मतलब जन्म के मतलब ये मान लिया गया जैसे शून्य वर्ष को, कि शून्य वर्ष ऐसे माना किसी में ईसा मसीह ने जन्म लिए थे और इसी शून्य वर्ष में इनका डेथ हुआ, है ना, ऐसे करके मान के इतिहासकारों ने एक डेट बना लिया, है ना, स्केल बना लिया।
और इस प्रकार हम तिथियों का निर्धारण इतिहास में इसी प्रकार करते हैं। जैसे अब हम मान लिए हम बात कर रहे हैं कि आज जो है 2020 में हम लोग चल रहा है ना, कितना चल रहा है 2020। इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद कि 2020 में है, ठीक है, जन्म के बाद। और ऐसा अगर हम बात करें कि 8000 बीसी की बात हम लोग कहेंगे कि बीसी, इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के 8000 साल पहले, ठीक है। तो अगर बीसी जहाँ होगा मतलब इसके जन्म के पहले की बात की जा रही है, और एडी जहाँ होगा तो इसके जन्म के बाद की बात की जा रही है। तो ऐसे करके हम लोग जो है इसको आरंभिक बिंदु मान करके ही वर्तमान, पास्ट एंड जो है उसकी जो पूर्व जो है इसकी बात हम लोग तिथियों का उल्लेख हम लोग ऐसे ही करते हैं। जैसे आप देखोगे इसमें लिखा हुआ है ना इतिहास, बीसी हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं, अंग्रेजी में है ना बीसी हिंदी में ईसापुर, और इसका तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, है ना ईसापुर। और कभी हिंदी में एडी होता है ना, इसका एनो डोमिनी, जो ये दो लैटिन शब्द है जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से ही है। कभी तो एडी की जगह सी मिल जाएगा, आपको बीसी मिल जाएगा, बीसी मिलेगा, ठीक है। इसका कॉमन एरा के लिए इस्तेमाल होता है, और आज भी इसके अधिकांश देशों में इसी कैलेंडर का प्रयोग जो है वह अब कॉमन हो गया है। और कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षर का प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। तो ये ऐसे करके तिथियों का निर्धारण आप इतना समझ लें कि हम लोगों ने ईसा मसीह के जन्म को के आधार पे ही तिथियों का निर्धारण इतिहास में किया जाता है। थोड़ा सा इसमें अन्यत्र में जो है देख ले, इसमें जो अदर्स में बात हो रही है इंस्क्रिप्शन की, है ना। हम लोगों ने इंस्क्रिप्शन अभी पढ़ा, जो अभिलेख होते हैं ना, अभिलेख, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इंस्क्रिप्शन को आप समझ जाएंगे। इंस्क्रिप्शन वह होता है जिसपे एक हार्ड सरफेस पे, है ना, हार्ड सरफेस होता है। वो हार्ड सरफेस कुछ भी हो सकता है, या तो मेटल होगा या स्टोन होगा, ठीक है, या कोई भी जो है हार्ड सरफेस पे ही उसमें क्या करते हैं वो लोग, जो इंक्लाइंड है, इंक्लाइन मतलब उसको उत्कीर्ण, उत्कीर्ण मतलब होता है क्या, खोद खोद के लिखना, ठीक है। इसका जो कलम होते हैं ना, काफी नुकीला एक होता है, शार्प जो है वो पेन होता है, उससे जो है ना खुदाई खुदाई खोद खोद के वो लोग लिखे जाते हैं, है ना, खोदते हैं। तो क्या होता है इसमें अक्षर जो होते हैं ना वो खुदा हुआ होता है, उत्कीर्ण होता है। इसलिए जो है जो अभिलेख होते हैं वो कभी नष्ट नहीं होता, ठीक है। और ऐसे अभिलेख जो है काफ़ी प्रमाणिक होते थे, और अक्सर बाद में राजाओं और शासकों ने इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा इसको किया। जैसे हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में ये बताएंगे सम्राट अशोक के बारे में, कि सम्राट अशोक ने भी अपने शासनकाल में बहुत अभिलेख खुदवाए थे। तो ये अभिलेख जो है कई सौ वर्ष पूर्व लिखा गया था। आप देखोगे इस अभिलेख में लिपियों और भाषाओं का इस्तेमाल भी हुआ है, होता है। और समय के साथ साथ अगर बात करें, जैसे समय बढ़ता गया, आगे चलता गया, जो इंस्क्रिप्शंस में जो भाषा, लैंग्वेज और जो स्क्रिप्ट में भी काफ़ी क्या हो गया, चेंज हो गया। इस पहले जो कुछ भाषा थी वो तो लिखा गया उस समय, बट टाइम के साथ क्या हुआ, जब आगे बढ़े तो इसमें बहुत सारे लैंग्वेज स्क्रिप्ट में क्या हो गया, चेंजेस हुआ। तो जो स्कॉलर्स होते हैं ना विद्वान, को जान नहीं पाते कि क्या लिखा था। तो इसलिए जो है बहुत सारे जो अज्ञात लिपि जो उस पहले लिखे गए और आज में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो उसकी मीनिंग निकालने के लिए जो है वो लोग क्या करते हैं, एक प्रोसेस के द्वारा पता लगाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते थे, डिसाइफरमेंट भी कहते हैं ना। इसमें आप देखो डिसाइफरमेंट में वो लोग क्या करते हैं, उसको मिलाते हैं शब्दों और चित्रों से। इसमें एक अफ्रीका का दिया हुआ है, देखो मिस्र का एक है ना इंस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें 5000 साल पहले यहाँ पे जो राजा रानी रहते थे, तो उसके अभिलेख जो है खुदवाए थे उन्होंने। और ये जो मिस्र के उसी तरह रोसेट्टा नाम का स्वा है, यहाँ पे भी ऐसा एक पत्थर मिला है जिसपे खुदा हुआ है। तो यहाँ पे एक ही लेख तीन तीन भाषाओं और लिपियों में लिखा गया था। तो अभी देखो इसमें कुछ विद्वान जो है यूनानी भाषा पढ़ सकते थे, तो उन्होंने बताया कि राजा रानी के पास छोटे से फ्रेम में लिखाया गया जिसे कारतूस कहा गया। उसके बाद विद्वानों ने क्या किया, यूनानी और मिस्री संकेतों को अलग अलग लिखते हुए ये सारे जो उन्होंने जो अक्षर थे उसको पहचान की, है ना, जो कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो दे आइडेंटिफाइड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस टिपिकल वर्ड्स, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने प्रोनाउंसिएशन को और उससे मिलाया किससे, जो चित्र बने थे, ठीक है। और इस प्रकार जो है वो ध्वनि से और अक्षर से मिला करके उन्होंने पता लगाया कि अभिलेख में क्या लिखा हुआ है। तो एक है ना तरीका होता है जिससे वो पता लगाते हैं कि प्राचीन काल में क्या लिखे गए अभिलेख में, जिसको क्या कहते हैं, डिसाइफरमेंट, ठीक है, डिसाइफरमेंट। तो ये आपका जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग अच्छे से वीडियो को देखोगे, समझोगे, और इसके आप लोग क्वेश्चन आंसर आप लोग करेंगे, ठीक है।
थैंक यू।